हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए सेंटर दिल्ली। हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की जो हम सीरीज चला रखे हैं क्लास सेवन्थ की, जो आज और दो ही लेक्चर और बचेंगे जब हम कवर कर लेंगे। आज का जो हम डिस्कस करें क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी है। देखिए, एक तरह से एनसीईआरटी आपका बेस तैयार कर रही है धीरे धीरे। हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था एरिया रीजन के हिसाब से ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ जो एरिया है उसके बारे में, ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पे, सब ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पे, कैसे कैसे करके। आज का जो टॉपिक है हालांकि उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ कि जो अब यहाँ से है सेवन्थ जो चैप्टर यहाँ पे है एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी का, इसमें देखिए आपको ना एक डायरेक्शन पता चलेगा कि आगे हम एनसीईआरटी को किस हिसाब से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखेंगे कि ह्यूमन इन्वायरमेंट सेटलमेंट, आप समझ रहे हो, सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। इसके बाद फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तीन वर्ड दिया गया है। बट तीन वर्ड से पहले अगर आपके पास वर्ड अगर दिया जाए यहाँ पे तो देख सकते हो ह्यूमन इन्वायरमेंट, मतलब आपका ह्यूमन जो है, ह्यूमन प्लस इन्वायरमेंट में किस तरह का रिलेशन है, किस तरह के रिलेशन इस्टेब्लिश करने चाहिए, और इन्वायरमेंट कितना रोल प्ले करता है, और किसी भी सेटलमेंट या फिर किसी भी मानव सभ्यता के विकास के लिए इन्वायरमेंट में यहाँ से कॉन्टेक्स्ट या जो परसेप्शन है या फिर जो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे इन्वायरमेंट का हवा से ही नहीं है, यहाँ पे इससे है रिसोर्स से। यहाँ रिसोर्स बहुत बड़ा मतलब कॉन्टेक्स्ट ले रहा है, जैसे वाटर रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, वाइल्ड जो होते हैं, वाइल्ड फॉरेस्ट जो भी चीज़ें हैं वो भी आपका इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है। और ये सारी चीज़ें आपका डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर और रीजन पे डिपेंड करता है किस रीजन में है वो उस रीजन में जो कि टेम्परेचर बनता है। टेम्परेचर डिसाइड करता है कि वहाँ पे किस तरह का एनवायरनमेंट है, लेकिन ये नहीं कि वहाँ का एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा कि टेम्परेचर किस तरह का होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, इन्वायरमेंट की बात किया जाए, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन के बीच का रिलेशन, देखिए बहुत सी एरिया है वहाँ पे ह्यूमन हैबिटाट या फिर मानव निवास वहाँ पे जीरो के बराबर है, कोई नहीं देखेंगे। आज से नहीं, अगर आप इतिहास उठा करके देखें, जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं वो सारी सभ्यताएं एक रिवर, एक नदी के तट पे बसी हुई हैं, जहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्राइमरी प्राथमिक जो आवश्यकता होती है इसमें यहाँ पे लेकर के है, किसमें, आपका वाटर अवेलेबिलिटी को। पानी की उपलब्धता ही निर्धारित ज़्यादा करती है कि यहाँ की जो सोसाइटी ह्यूमन सेटलमेंट होगा एनवायरनमेंट से किस तरह का रिलेशन होगा। वाटर हो गया, उसके बाद वहाँ की लैंड एरिया। इसका ये मतलब नहीं जैसे कि मान लिया कि मैं वाटर बोल दिया तो वाटर तो बहुत जगह है जो कि अवेलेबल है, तो वहाँ पे क्यों नहीं जो है कि ह्यूमन सेटलमेंट है। जैसे ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, वहाँ पे भी सेटलमेंट उतनी नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी एरिया है। तो उसके लिए एक और चीज़ ज़रूरी ये होती है कि वहाँ की सॉयल जो मिट्टी होती है, लैंड होता है, वो किस तरह का है, और जो वाटर भी है, वाटर भी किस तरह का है। अब समुद्र का पानी ये तो यूज करने लायक ही नहीं है, बस एक चीज़ छोड़ करके, ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ करके, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए छोड़ करके समुद्र के पानी का कोई यूज नहीं है। यहाँ तक कि आप अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगाना चाहें तो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसके लिए भी एक क्वांटिटी, एक क्वालिटी का वाटर की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जो दिया गया है ह्यूमन और एनवायरनमेंट का, मैं यहाँ पे कुछ आपको इमेजेस वगैरह शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि रियल में क्या है। देखिए, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, हालांकि आगे आपको मिलेगा इसमें और भी, यहाँ पे भी वही है, ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है। आप आगे आकर के देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरह का यहाँ पे रिलेशन है। इन्वायरमेंट इकोसिस्टम, जैसे ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। इंटरेक्शन हालांकि नेक्स्ट चैप्टर में पड़ेगा, लेकिन जो हम एनसीईआरटी की अभी सेवन्थ क्लास में पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए तीन चीज़ पे फोकस किया जा सकता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट पे, एक सेटलमेंट और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे लेकर के। सेटलमेंट की बात करा जाए तो सेटलमेंट में देखिए जहाँ पे मानव का निवास होता है, माना कहीं भी निवास करता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी और सॉइल की क्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है। नहीं तो सॉइल या लैंड बोल सकते हो कि हर जगह अवेलेबल है अप्रॉक्सीमेटली, तो सहारा या फिर थार मरुस्थल या पेटागोनिया
या फिर अदर कोई ऐसा कोल्ड या फिर हॉट डेजर्ट जो होते हैं मरुस्थल, वहाँ पे ह्यूमन क्यों नहीं सेटल्ड है। तो उसके लिए यही है कि पहली बात तो वहाँ पे पानी भी नहीं है, दूसरी चीज़ है कि वहाँ की जो मिट्टी है किसी भी काम की नहीं है, इनफैक्ट कृषि के लिए ये चीज़ हो। अब दूसरी चीज़, अगर हम कहीं प्लेस पे सेटल्ड होते हैं, और सेटलमेंट दो तरह के होते हैं, और जनरली हमने कहा कि वाटर की अवेलेबिलिटी और लैंड फर्टिलाइज की होना चाहिए। और जो सेटलमेंट होता है आदमी का, तो उसके साथ एक डेवलपमेंट भी होता है, जैसे ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ह्यूमन सेटलमेंट बिकम द लार्जर। अगर ये चीज़ होती है, अगर वहाँ पे वाटर और लैंड की अवेलेबिलिटी है, तो ह्यूमन सेटलमेंट होगा, और जब ह्यूमन सेटलमेंट होगा तो इसके बाद जो है कि आपका विकास होगा वहाँ पे एक एक करके। वहाँ पे लोग घर बनाएंगे, रोड बनेगी, बिजली, अस्पताल, स्कूल, बस आएंगी, रोड आएगा, फिर एरोप्लेन, कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें ये ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम के हिसाब से होता है। बट ये भी चीज़ है कि जितने एग्जाम्पल के लिए अगर बात किया जाए, जितनी भी ओल्ड सिविलाइजेशन थी, चाहे हड़प्पा सिविलाइजेशन हो, मेसोपोटामिया हो, या फिर कोई और भी हो, तो हड़प्पा एग्जाम्पल के लिए देखिए, इंडस रिवर, इंडस रिवर, सिंधु नदी, सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन एक ही है। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये आपका जो है कि इंडस वैली के नीचे, नाइल रिवर जो आपका इजिप्ट में पड़ता है, ये यहाँ पे जो कि आपकी इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, सब जो है कि नदी के किनारे बसे हुए हैं। उसके बाद जब सेटलमेंट की बात करते हैं, कितनी तरह का सेटलमेंट होता है, कैसे काम करते हैं, तो सेटलमेंट दो तरह का होते हैं। एक परमानेंट सेटलमेंट होता है और एक टेम्पोररी होता है, नॉन परमानेंट होता है। सपोज करिए, ये जब ज्योग्राफी, आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे आगे आकर के क्लास 12th में, तो उसमें और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जनरली इस बात को इंसिस्ट किया जाता है कि जो आप सेटलमेंट करते हैं, ये दो तरह के, परमानेंट और एक जो है कि टेम्पोररी होता है। अब कैसे आप समझेंगे, आपका विरासत में दादा परदादा फादर सब लोग सेटल हैं गांव में, आप नौकरी करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए दिल्ली, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर आते हैं, तो आप एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एक महीना, ये 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल रहते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, फिर नौकरी करते हैं, कभी तमिलनाडु ही रहते हैं, कभी गोवा रहते हैं, कभी कन्याकुमारी, कभी दिल्ली, कभी यूपी, ऐसे ऐसे रहते हैं। आप 1 महीना, 2 महीना, तो वो टेम्पोररी आपका सेटलमेंट है, परमानेंट नहीं। परमानेंट सेटलमेंट कहाँ है, कहते हैं ना, दिन का भटका शाम को घर आता है। पूरे लाइफ आप भटकते रहिए, बट बाद में जब आप रिटायर हो जाएंगे तो अपने घर की तरफ चलेंगे, आपको आपका अपना घर याद आएगा, घर पे ही जाकर के अंतिम सांस लेने की हर व्यक्ति की इच्छा होती है। तो एक परमानेंट और एक टेम्पोररी होता है। और दूसरी ये भी चीज़ है, कुछ ऐसे भी ह्यूमन्स ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासी, जो जनरली ऐसा देखा जाता है कि उनकी पूरी पीढ़ियां हैं टेम्पोररी होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान घूमते रहते हैं वो, उनका कोई स्टेबल नहीं होता, ना उनका आधार कार्ड है, ना कोई पैन कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो ये होते हैं। जैसे अगर दूसरी बात करें, जैसे मान लीजिए पीपल द लिविंग द डेप्थ ऑफ फॉरेस्ट, हॉट लैंड एंड द कोल्ड डेजर्ट द माउंटेन ऑफन डिवेलिंग द टेम्पोररी। जैसे मान लीजिए कि ये कह रहे हैं कि कोई डेजर्ट, कोई माउंटेन, कोई ऐसी जगह रहता है कि वो शिफ्ट होते रहते हैं, जैसे मसाई होते हैं लोग, या फिर जो आप बोल सकते हो कि कश्मीर में भी कुछ लोग होते हैं, विंटर और समर के साथ जो कि अपने आप को शिफ्ट करते हैं, कि विंटर में थोड़ा नीचे आ जाएंगे, 0 डिग्री की तरफ और आ जाएंगे, और जब जब गर्मी आएगी तो और ऊपर की तरफ चल जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि क्लाइमेट के हिसाब से वो अपने आप को टेम्पोररी और परमानेंट भी डिसाइड किया जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं परमानेंट की, तो परमानेंट कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे बर्थ पार्टी, या फिर मतलब आपका बर्थ प्लेस है, या फिर पुरानी पुश्तैनी से चले आ रहे हैं। अब इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट अपने चैप्टर पे, कुछ कहानी दी गई है उसमें, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ना, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, आएगा सेटलमेंट, आएगा सेटलमेंट, डिस्कस करें, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन आएगा। ट्रांसपोर्टेशन में आपको अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाएं कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, जैसे आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस आपको आना जाना है। जब इतिहास में पढ़ेंगे तो लोग पैदल जाते थे, कोसों दूर, मीलों दूर जो है कि
पैदल लोग पद यात्रा कर लेते थे। फिर उसके बाद आपका आया कि बग्गी होती थी, लोग कंधे पे दुल्हन लाते थे। फिर साइकिल, बैलगाड़ी, फिर धीरे धीरे ट्रेन आई, फिर अपना पर्सनल व्हीकल, एरोप्लेन, यहाँ तक कि अब पर्सनल एरोप्लेन लोग ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन की आप बात कर सकते हैं, रोड से है, सी से है, इनलैंड वाटर से है, या फिर हवाई जहाज होती है उससे है। अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हम दो तीन चीज़ों को करते हैं। एक रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, और तीसरा जो होता है वो एयर होता है। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है पहला, दूसरा अगर कहें तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो एयर, जो हवाई जहाज होते हैं ना, एरोप्लेन होते हैं। फिर वाटर की अगर हम बात करते हैं तो ये दो तरह का होता है, एक होता है इनलैंड, इनलैंड वाटर वेव, और दूसरा होता है यहाँ पे सी वाटर वेव। अगर इनलैंड में देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि आप गंगा, और जैसे मान लीजिए कि नेशनल वाटर वे भी है, जैसे बनारस, हल्दिया, इलाहाबाद, प्रयागराज से लेकर के आपका कलकत्ता तक जाता है, नेशनल वाटर वे होता है। नदियों के बीच में जो आपका नदी के अंदर है, जैसे मान लीजिए यमुना रिवर है, या फिर आप बोल सकते हो कि गंगा रिवर है। इन सारी चीज़ों को लेकर के आप इंक्लूड करेंगे तो इनलैंड वाला। लेकिन ओशन, समुद्र की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं कि नहीं, ये सी वाटरवे। और रोड का आप जानते हैं कि दो तीन तरह के होते हैं रोड। एक होता है आपका नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है, और उसके बाद रूरल रोड होता है। नेशनल हाईवे के लिए नेशनल अथॉरिटी होती है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि इसको रेगुलेट करती है। उसके बाद स्टेट्स की बात करते हैं हम, स्टेट में बात करेंगे तो स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है, और रूरल की बात करते हैं तो इसको भी स्टेट जो कि डेवलप करता है। एक चीज़ इसमें पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, जो नेशनल हाईवे है, ठीक है, नेशनल जो हाईवे है ये क्वांटिटी में कम है, ठीक है, क्वांटिटी में मतलब कि एरिया में कम है, बट जो ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं ये अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50% के आसपास ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं। रूरल एरिया सबसे ज़्यादा है, ठीक है, रूरल एरिया सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम जो है कि ये ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक को हैंडल करती है, और बीच में स्टेट आ जाता है। अब इसके बाद हम चलेंगे कम्युनिकेशन पे, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। अब हम आएंगे बात करेंगे, एक सेकेंड देखिए यहाँ पे दिया गया है, रोड की बात की गई है, हमने पहले इंडिकेट कर लिया। फिर रेलवे है जो आपका ए भी है, फिर उसके बाद एरोप्लेन, जो भी चीज़ें आती हैं इसमें, ये मैं मतलब ब्रीफ में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए एक ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, हम इसको जब पढ़ेंगे हम लोग 12th की एनसीईआरटी, तो उसमें और भी दिया गया। बस इसमें आप एक कनेक्टिविटी करिए कि नहीं, एक सेटलमेंट का भी जो कि हमें करना पड़ता है। वाटर वेव का है, वाटर वेव के लिए एक सी रूट है और एक आपका इनलैंड वाटर वेव है, हमने पहले दिया। जैसे मान लीजिए कि गंगा ब्रह्मपुत्रा हमने एग्जाम्पल दिया था ना, फिर उसके बाद ग्रेट लेक नॉर्थ अमेरिका की बात करें वहाँ पे, फिर नाइल रिवर है, ये भी कम्युनिकेशन की बात करती है सी रूट, सॉरी इनलैंड वाटर वेव से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सी रूट की बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आपको मुंबई एशिया में, फिर न्यूयॉर्क, अगर इन सब जो कि आपका कोस्टल एरिया, लॉस एंजल है नॉर्थ अमेरिका में, रियो डे जेनेरियो साउथ अमेरिका ब्राज़ील में, ठीक है, डरबन है, फिर केप टाउन है, ये कोस्टल एरिया है जहाँ पे आपका एक तरह से बोलते जो सी रूट की बात करते हैं, ये एक तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। एरोप्लेन एयरवेव का वो भी चीज़ है, कम्युनिकेशन का बात है, जैसे आज मास मीडिया डिजिटलाइजेशन का हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम जो कि इसी में डिस्कस करेंगे। और आगे अगर आप देखना चाहें इसमें तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का सिस्टम दिया गया है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, जिससे हमें थोड़ा सा आसानी हो जाए कि नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं इसी डायरेक्शन में हमें आगे चल करके पढ़ना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूँगा मैप ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये वाली पूरी एरिया आप जो आपका है, ये वाली भी एरिया, ये किसका है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। फिर दूसरे कलर से मैं मार्क करूँगा यहाँ पे, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाऊँगा, ये वाली जो एरिया है आपका साउथ अमेरिका है। और फिर इसके बाद हम ऊपर आकर के यहाँ पे बात करें तो ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अब आगे और बात करें यहाँ पे हम, ये आपका जो है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है।
अब हम दूसरा कलर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो लैंड लगे हुए हैं ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये वाली एरिया अगर हम बात करते हैं तो ये आपका यूरोप में पड़ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे चल करके, तो ये जो एरिया पड़ती है ये आपके एशिया कॉन्टिनेंट हो जाता है। जनरली हम याद रखने के लिए A4 की फार्मूला अपनाते हैं। A4 का फार्मूला क्या है कि 4A, एशिया, एशिया हो गया आपका, अफ्रीका हो गया आपका, अफ्रीका हो गया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गई आपकी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अब उसके बाद बच जाता है कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका प्लस आपका यूरोप। दैट इज द ट्रिक टू रिमाइंड। अब हम देखेंगे यहाँ पे कनेक्टिविटी देखिए कैसे हो रही है। एक बात, पहले बात तो हम इसको फिर से इरेज करेंगे ना तो इसमें गौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें और आसानी हो जाएगी। अगर आप बात समझेंगे तो बात कुछ इस तरह से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ कोलंबो है, यहाँ पे एडन है, आप यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं, एडन से आप मुंबई कनेक्ट हो सकते हैं, मुंबई से भी कराची जा सकते हैं, कराची से दुबई जा सकते हो, फिर दुबई से आप जो कि रिटर्न हो सकते हो, दुबई से आप कुवैत जा सकते हो। फिर अगर बात करें सिंगापुर, सिंगापुर से आप बैंकॉक, बैंकॉक से ढाका, ढाका से मुंबई, कहने के बाद फिर यहाँ पे पर्थ देख सकते हो, पर्थ से सीधे जाने से मॉरिशस जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे तो डरबन जा सकते हैं, केप टाउन जा सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं और कनेक्टिविटी के साथ जो कि ये काम करते हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे या फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे देख सकते हो हमने भी डिस्कस किया इसके बारे में। अब यहाँ पे देख सकते हो कुछ सवाल दिए, व्हाट इज़ द फोर मीन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हमने कौन कौन से करते हैं। टर्म सेटलमेंट का मतलब क्या है, फिर उसके बाद एक्टिविटी, ठीक है, प्रैक्टिस बाय द रूरल एरिया में क्या करते हैं। मेरिट और डीमेरिट की बात करें तो रेलवे का क्या है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिकेशन की बात करते हैं, मास मीडिया का रोल की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इन सवालों को हल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हैं, ये आपके लिए एक काफ़ी यूजफुल होगा। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर अपना रिकॉर्ड करेंगे या फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा 8th चैप्टर का होगा, ये अब यहाँ से थोड़ा सा उसको लिंक करेंगे कि जब सेटलमेंट होता है तो या फिर डेवलपमेंट होता है तो क्या क्या ज़रूरतें पड़ती हैं और किस रीजन में किस तरह का सेटलमेंट होता है और किस तरह का डेवलपमेंट होता है। तो आई होप कि आप उसको समझे होंगे। और आज के लेक्चर में इतना ही रहेंगे फ्रेंड्स, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।